अध्याय 9 स्वतंत्र इच्छा की तंत्रिका विज्ञान। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? जिस सुबह मुसीबत शुरू हुई, वर्षों पहले उसने महसूस किया कि पहली जगह में भी परेशानी है। एंजी बच्चन घर पर बैठी थी, टेलीविजन को घूर रही थी। इतनी ऊब गई थी कि वो चांदी के बर्तनों की दराज को पुनर्गठित करने के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। उसकी सबसे छोटी बेटी ने कुछ हफ्ते पहले किंडरगार्टन शुरू किया था और उसकी 2 बड़ी बेटियां मिडिल स्कूल में थीं। उनका जीवन दोस्तों और गतिविधियों से भरा हुआ था और गपशप उनकी मां संभवतः नहीं समझ सकती थी। उसका पति, एक भूमि सर्वेक्षक, अक्सर 8 बजे काम पर निकल जाता था और 6 बजे तक घर नहीं आता था। बच्चन को छोड़कर घर खाली था। लगभग 2 दशकों में यह पहली बार था। चूंकि उसकी शादी 19 साल की थी और वो 20 साल की गर्भवती थी, और उसके दिन स्कूल लंच पैक करने, राजकुमारी की भूमिका निभाने और पारिवारिक शटल सेवा चलाने से भरे हुए थे कि वो वास्तव में अकेला महसूस करती थी। हाई स्कूल में उसके दोस्तों ने उससे कहा कि उसे एक मॉडल बनना चाहिए। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब उसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर एक गिटार वादक से शादी कर ली, जिसे अंततः एक असली नौकरी मिल गई, तो उसने इसके बजाय एक मां बनने का फैसला किया। अब सुबह के 10:30 बज रहे थे। उसकी 3 बेटियां जा चुकी थीं, और बच्चन ने फिर से रसोई की घड़ी पर कागज के एक टुकड़े को टेप करने का सहारा लिया था ताकि वो खुद को हर 3 मिनट में इसे देखने से रोक सके। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। उस दिन उसने खुद के साथ एक सौदा किया। अगर वो बिना पागल हुए या फ्रिज में केक खाए दोपहर तक इसे बना सकती थी, तो वो घर छोड़ देगी और कुछ मजेदार करेगी। उसने अगले 90 मिनट यह पता लगाने की कोशिश में बिताए कि वास्तव में वो क्या होगा। जब घड़ी 12 बज गई, उसने कुछ श्रृंगार और एक अच्छी पोशाक पहनी और अपने घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर एक रिवरबोट कैसीनो में चली गई। गुरुवार को दोपहर में भी कैसीनो लोगों से साबुन, ओपेरा देखने और कपड़े धोने के अलावा चीजों से भरा हुआ था। प्रवेश द्वार के पास एक बैंड बज रहा था। एक महिला मुफ्त कॉकटेल बांट रही थी। बच्चन ने बुफे से झींगा खाया। पूरा अनुभव शानदार लगा, जैसे हुक खेलना। वो एक ब्लैकजैक टेबल पर गई जहां एक डीलर ने धैर्यपूर्वक नियमों को समझाया। जब उसके $40 के चिप्स चले गए, तो उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और देखा कि 2 घंटे बीत चुके थे और उसे अपनी सबसे छोटी बेटी को लेने के लिए घर जल्दी जाना था। उस रात के खाने में, 1 महीने में पहली बार, उसके पास द प्राइस इज राइट पर एक प्रतियोगी को पछाड़ने के अलावा कुछ बात करने के लिए था। एंजी बच्चन के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, जिन्होंने खुद को मिडलाइफ एक अर्धप्रसिद्ध गीतकार के रूप में रीमेक किया था। उसका भाई भी गीतकार बन गया था और उसने पुरस्कार जीते थे। दूसरी ओर, बच्चन को अक्सर उनके माता-पिता द्वारा मां बनने वाली के रूप में पेश किया जाता था। उसने मुझे बताया, मैंने हमेशा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह महसूस किया। मुझे लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, और मुझे पता है कि मैं एक अच्छी माँ थी, लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए मैं खास हूँ। कैसीनो की उस पहली यात्रा के बाद, बच्चन ने शुक्रवार दोपहर को
सप्ताह में एक बार नदी के बोट पर जाना शुरू किया। यह खाली दिनों में इसे बनाने, घर को साफ रखने, समझदार रहने का इनाम था। वो जानती थी कि जुआ खेलने से परेशानी हो सकती है, इसलिए उसने अपने लिए सख्त नियम बनाए। ब्लैकजैक टेबल पर प्रति ट्रिप 1 घंटे से अधिक नहीं, और उसने केवल वही जुआ खेला जो उसके बटुए में था। मैंने इसे एक नौकरी की तरह माना, उसने मुझसे कहा। मैंने दोपहर से पहले कभी घर नहीं छोड़ा, और मैं अपनी बेटी को लेने के लिए हमेशा घर पर था। मैं बहुत अनुशासित था, और वो अच्छी हो गई। पहले तो वो मुश्किल से 1 घंटे तक अपना पैसा कमा पाती थी। हालांकि 6 महीने के भीतर उसने पर्याप्त तरकीबें सीख ली थीं कि उसने 2 या 3 घंटे की शिफ्ट की अनुमति देने के लिए अपने नियमों को समायोजित कर लिया, और जब वो चली गई तो उसकी जेब में नकदी होगी। एक दोपहर वो अपने बटुए में $80 के साथ ब्लैकजैक टेबल पर बैठ गई और $530 के साथ छोड़ दिया, किराने का सामान खरीदने, फोन बिल का भुगतान करने के लिए, और बरसात के दिन के फंड में थोड़ा सा लगाएं। तब तक कैसीनो हर्रा एंटरटेनमेंट के स्वामित्व वाली कंपनी उसे मुफ्त बफे के लिए कूपन भेज रही थी। वो शनिवार की रात परिवार को डिनर पर ट्रीट करेगी। जिस राज्य में बच्चन जुआ खेल रहे थे, आयोवा ने कुछ साल पहले ही जुए को वैध कर दिया था। 1989 से पहले राज्य के सांसदों को चिंता थी कि कुछ नागरिकों के लिए ताश और पासा के प्रलोभन का विरोध करना मुश्किल हो सकता है। यह उतनी ही पुरानी चिंता थी जितनी कि स्वयं राष्ट्र। जुआ लालच का बच्चा है, अधर्म का भाई और शरारत का पिता है, जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1783 में लिखा था। यह एक ऐसा दोष है जो हर संभव बुराई का उत्पादक है। एक शब्द में, इस घृणित से कुछ लाभ अभ्यास करते हैं, जबकि हजारों घायल होते हैं। लोगों को उनकी बुरी आदतों से बचाना, वास्तव में यह परिभाषित करना कि कौन सी आदतों को पहली जगह में बुरा माना जाना चाहिए, एक विशेषाधिकार प्राप्त सांसदों ने उत्सुकता से जब्त कर लिया है। वेश्यावृत्ति, जुआ, सबत के दिन शराब की बिक्री, अश्लील साहित्य, सूदखोर ऋण, शादी के बाहर यौन संबंध, या यदि आपकी रुचि असामान्य है तो शादी के भीतर, ये सभी आदतें हैं जिन्हें विभिन्न विधायिकाओं ने विनियमित, गैरकानूनी या सख्ती से हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, और अक्सर अप्रभावी कानून। जब आयोवा ने कैसीनो को वैध कर दिया, तो कानूनविद पर्याप्त रूप से चिंतित थे कि उन्होंने गतिविधि को रिवरबोट तक सीमित कर दिया और अनिवार्य कर दिया कि कोई भी प्रति बेट $5 से अधिक दांव नहीं लगा सकता है। प्रति व्यक्ति प्रति क्रूज $200 की अधिकतम हानि के साथ। कुछ वर्षों के भीतर, हालांकि, राज्य के कुछ कैसीनो मिसिसिपी में चले गए जहां नो लिमिट गेमिंग की अनुमति थी। आयोवा विधायिका ने उन प्रतिबंधों को हटा दिया। 2010 में, जुआ पर करों से राज्य के खजाने में $269 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई। मैं 2000 में, एनजी बच्चन के माता-पिता, दोनों लंबे समय तक धूम्रपान करने वाले, फेफड़ों की बीमारी के लक्षण दिखाने लगे। वो हर दूसरे हफ्ते उन्हें देखने, किराने का सामान खरीदने और रात का खाना बनाने में मदद करने के लिए टेनेसी जाने लगी। जब वो अपने पति और बेटियों के घर वापस आई,
तो खिंचाव अब और भी अकेला लग रहा था। कभी कभी तो दिन भर घर खाली रहता था, मानो उसकी गैर मौजूदगी में उसके दोस्त भूल गए थे उसे चीजों के लिए आमंत्रित करें, और उसके परिवार ने यह पता लगा लिया था कि अपने दम पर कैसे जाना है। बच्चन अपने माता पिता के बारे में चिंतित थे, इस बात से परेशान थे कि उनके पति को उनकी चिंताओं की तुलना में उनके काम में अधिक दिलचस्पी थी, और अपने बच्चों से नाराज थे, जिन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्हें अब उनकी जरूरत है। जब वे बड़े हो रहे थे तब उन्होंने जो भी बलिदान दिए थे, लेकिन जब भी वो कसीनो से टकराती तो वे तनाव दूर हो जाते। उसने सप्ताह में 2 बार जाना शुरू किया जब वो अपने माता पिता से मिलने नहीं जा रही थी, और फिर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। उसके पास अभी भी नियम थे, लेकिन वो अब तक वर्षों से जुआ खेल रही थी, और उन स्वयं सिद्धों को जानती थी जिनके द्वारा गंभीर खिलाड़ी रहते थे। वो कभी भी $25 प्रति हाथ से कम नहीं रखती थी और हमेशा एक ही बार में 2 हाथ खेलती थी। आपके पास निचली सीमा तालिका की तुलना में उच्च सीमा तालिका में बेहतर अंतर है, उसने मुझसे कहा। उन्होंने कहा, जब तक आपकी किस्मत नहीं बदल जाती, तब तक आपको मुश्किल दौर से गुजरने में सक्षम होना चाहिए। मैंने लोगों को $150 के साथ चलते हुए और $10,000 जीतते देखा है। मुझे पता था कि अगर मैं अपने नियमों का पालन करता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं नियंत्रण में था। तारांकन 1 तब तक उसे यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे दूसरा कार्ड लेना है या अपनी शर्त को 2 गुना करना है। उसने स्वचालित रूप से अभिनय किया, जैसे कि यूजीन पॉली। भूलने की बीमारी ने अंततः हमेशा सही कार्डबोर्ड चुनना सीख लिया था। आयताकार। 2000 में एक दिन बच्चन कैसीनो से $6,000 के साथ घर गए। 2 महीने के लिए किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त और सामने के दरवाजे से जमा किए गए क्रेडिट कार्ड बिलों को मिटा दिया। दूसरी बार वो $2,000 लेकर चली गई। कभी कभी वो हार जाती थी, लेकिन वो खेल का हिस्सा था। स्मार्ट जुआरी जानते थे कि ऊपर जाने के लिए आपको नीचे जाना होगा। आखिरकार हाराह ने उसे एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया ताकि उसे इतनी नकदी नहीं लेनी पड़े। अन्य खिलाड़ियों ने उसे ढूंढा और उसकी मेज पर बैठ गई क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। बुफे में मेजबानों ने उसे लाइन में सबसे आगे जाने दिया। मुझे पता है कि कैसे खेलना है, उसने मुझसे कहा। मुझे पता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जिसे अपनी समस्या को पहचानने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैंने जो गलती की है वो छोड़ नहीं रहा था। मैंने जिस तरह से खेला उसमें कुछ भी गलत नहीं था। जैसे जैसे उसकी जीत और हार का आकार बढ़ता गया, बच्चन के नियम धीरे धीरे अधिक लचीले होते गए। एक दिन उसने 1 घंटे में $800 खो दिए और फिर 40 मिनट में $1,200 कमाए। फिर उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वो $4,000 से नीचे चली गई। दूसरी बार उसे में $3,500 का नुकसान हुआ। सुबह दोपहर 1 बजे तक $5,000 कमाए और दोपहर में $1 और $3,000 खो दिए। कैसीनो के पास इस बात का रिकॉर्ड था कि उसका कितना बकाया है और उसने क्या कमाया है। उसने खुद पर नजर रखना बंद कर दिया। फिर 1 महीने उसके पास बिजली बिल के लिए उसके बैंक खाते में पर्याप्त नहीं था।
उसने अपने माता पिता से एक छोटा सा कर्ज मांगा और फिर दूसरा। उसने एक महीने में $2000, अगले $2500 का उधार लिया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पास पैसा था। बच्चन को कभी भी शराब पीने या ड्रग्स या ज्यादा खाने की समस्या नहीं थी। वो एक सामान्य माँ थी और सभी के समान उतार चढ़ाव के साथ। इसलिए जुआ खेलने के लिए उसे जो मजबूरी महसूस हुई, वो आग्रहपूर्ण खिंचाव जिसने उसे उन दिनों विचलित या चिड़चिड़े महसूस कराया जब वो कैसीनो नहीं गई थी। जिस तरह से उसने खुद को हर समय इसके बारे में सोचते हुए पाया था, वो एक अच्छी दौड़ में कितनी जल्दी महसूस करती थी, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। यह एक नई सनसनी थी, इतनी अप्रत्याशित कि वो शायद ही जानती थी कि यह एक समस्या थी जब तक कि उसने अपने जीवन पर कब्जा नहीं कर लिया। पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई विभाजन रेखा नहीं थी। एक दिन यह मजेदार था और अगले दिन यह बेकाबू था। 2001 तक वो हर दिन कैसीनो जा रही थी। जब भी वो अपने पति से लड़ती थी या अपने बच्चों द्वारा अनुपयुक्त महसूस करती थी तो वो जाती थी। मेजों पर वो स्तब्ध और उत्साहित थी, सब एक ही बार में, और उसकी चिंताएं इतनी फीकी पड़ गईं कि वो उन्हें अब और नहीं सुन सकती थी। जीत का उच्च इतना तत्काल था, हारने का दर्द इतनी तेजी से बीत गया। आप एक बड़ा शॉट बनना चाहते हैं, उसकी मां ने उससे कहा जब बच्चन ने और पैसे उधार लेने के लिए बुलाया। आप जुआ खेलते रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं ध्यान, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं बस कुछ अच्छा महसूस करना चाहती थी, उसने मुझसे कहा। यह एकमात्र ऐसा काम था जो मैंने कभी किया था जहां ऐसा लगता था कि मेरे पास एक कौशल था। 2001 की गर्मियों तक हर राह के लिए बच्चन का कर्ज $20,000 तक पहुंच गया। वो अपने पति से होने वाले नुकसान को गुप्त रखती थी, लेकिन जब उसकी मां ने आखिरकार वजीफा काट दिया तो वो टूट गई और कबूल कर लिया। उन्होंने एक दिवालियेपन वकील को काम पर रखा, उसके क्रेडिट कार्ड काट दिए और अधिक कठोर जिम्मेदार जीवन के लिए एक योजना लिखने के लिए रसोई की मेज पर बैठ गए। वो अपने कपड़े एक इस्तेमाल किए गए कपड़ों की दुकान में ले गई और 19 वर्षीय एक के अपमान को लगभग सभी को ठुकरा दिया, क्योंकि उसने कहा वे शैली से बाहर थे। आखिरकार ऐसा लगने लगा कि सबसे बुरा समय खत्म हो गया है। अंत में उसने सोचा मजबूरी चली गई, लेकिन जाहिर है यह अंत के करीब भी नहीं था। वर्षों बाद जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था और अपने पति के जीवन को बर्बाद कर दिया था, जब उसने सैकड़ों हजारों डॉलर फेंक दिए थे और उसके वकील ने राज्य की सर्वोच्च अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि एंजी बच्चन ने अपनी पसंद से नहीं बल्कि आदत से जुआ खेला था और इस तरह उसे अपने नुकसान के लिए दोषी नहीं होना चाहिए, जब वो इंटरनेट पर तिरस्कार की वस्तु बन गई थी, जहां लोगों ने उसकी तुलना जेफ्री डेमर और माता-पिता से की जो अपने बच्चों का दुरुपयोग करते हैं, तो वो सोचती है, मैं वास्तव में कितनी जिम्मेदारी वहन करता हूँ? मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि मेरे जूते में किसी ने भी वही काम किया होगा, बच्चन ने मुझे बताया। द्वितीय 2008 की जुलाई की सुबह
वेल्स के पश्चिमी तट पर छुट्टियां मना रहे एक हताश व्यक्ति ने फोन उठाया और एक आपातकालीन ऑपरेटर को फोन किया। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, उन्होंने कहा। बाप रे बाप, मुझे लगा कि कोई अंदर घुस गया है। मैं उन लड़कों से लड़ रहा था लेकिन वो क्रिस्टीन थी। मैं सपना देख रहा होगा या कुछ और। मैंने किया क्या है? 10 मिनट बाद पुलिस अधिकारी ब्रायन थॉमस को अपनी टूरिस्ट वैन के बगल में रोते हुए देखने के लिए पहुंचे। पिछली रात, उन्होंने समझाया, वो और उनकी पत्नी वैन में सो रहे थे जब पार्किंग के आसपास दौड़ रहे युवकों ने उन्हें जगा दिया। वे अपने टूरिस्ट को चिट्ठी के किनारे पर ले गए और सो गए। फिर कुछ घंटों बाद थॉमस ने एक आदमी को जीन्स और एक काले रंग की ऊन में पाया, दौड़ने वालों में से एक। उसने सोचा, अपनी पत्नी के ऊपर लेटा हुआ है। वो उस आदमी पर चिल्लाया, उसका गला पकड़ लिया और उसे खींचने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप प्रतिक्रिया दे रहा हो, उसने पुलिस को बताया। जितना अधिक आदमी संघर्ष करता था, थॉमस उतना ही कठिन होता जाता था। उस आदमी ने थॉमस की बाह को खरोंच दिया और वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन थॉमस ने दम तोड़ दिया, सख्त और सख्त हो गया, और आखिरकार उस आदमी ने चलना बंद कर दिया। तब थॉमस को एहसास हुआ कि यह उसके हाथों में एक आदमी नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी थी। उसने उसके शरीर को गिरा दिया और धीरे से उसके कंधे को सहलाने लगा। उसे जगाने की कोशिश करने लगा और पूछा कि क्या वो ठीक है। बहुत देर हो चुकी थी। थॉमस ने रोते हुए पुलिस को बताया, मुझे लगा कि कोई अंदर घुस गया है और मैंने उसका गला घोंट दिया है। वो मेरी दुनिया है। अगले 10 महीनों के लिए, जब थॉमस जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था, तो हत्यारे का एक चित्र सामने आया। एक बच्चे के रूप में थॉमस ने नींद में चलना शुरू कर दिया था, कभी-कभी हर रात कई बार। वो बिस्तर से उठ जाता, घर के चारों ओर घूमता और खिलौनों से खेलता या खुद को खाने के लिए कुछ ठीक करता, और अगली सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। यह एक पारिवारिक मजाक बन गया। सप्ताह में एक बार ऐसा लगता था, वो सोते समय यार्ड या किसी और के कमरे में भटक जाएगा। यह एक आदत थी, उसकी माँ समझाती थी जब पड़ोसियों ने पूछा कि उसका बेटा उनके लॉन में नंगे पांव और अपने पजामे में क्यों चल रहा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो अपने पैरों पर कट के साथ जागता और यह याद नहीं रहता कि वे कहाँ से आए हैं। एक बार वो बिना जागे एक नहर में तैर गया। उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी इस संभावना के बारे में इतनी चिंतित हो गई कि वो घर से बाहर और यातायात में ठोकर खा सकता है कि उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपने तकिए के नीचे चाबियों के साथ सो गई। थॉमस ने बाद में कहा, हर रात दंपति बिस्तर पर रेंगते और चुंबन और गले मिलते, और फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता। नहीं तो उसका बेचैन उछालना और मुड़ना, चीखना, चिल्लाना और कभी-कभार भटकना क्रिस्टीन को पूरी रात जगाए रखेगा। स्लीप वॉकिंग एक अनुस्मारक है कि जागना और सोना परस्पर अनन्य नहीं है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर और नींद के व्यवहार को समझने में अग्रणी मार्क महोवॉल्ड ने मुझे बताया, आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो आपके व्यवहार पर नजर रखता है, सो रहा है,
लेकिन बहुत जटिल गतिविधियों में सक्षम भाग जाग रहे हैं। समस्या यह है कि बुनियादी पैटर्न आपकी सबसे बुनियादी आदतों के अलावा मस्तिष्क का मार्गदर्शन करने वाला कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग में जो मौजूद है उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि आप चुनाव करने में सक्षम नहीं हैं। कायदे से पुलिस को हत्या के लिए थॉमस पर मुकदमा चलाना पड़ा, लेकिन सभी सबूतों से यह संकेत मिलता था कि उस भयानक रात से पहले उसकी और उसकी पत्नी का विवाह सुखी था। दुर्व्यवहार का कोई इतिहास नहीं था। उनकी 2 बड़ी बेटियां थीं और उन्होंने हाल ही में अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मनाने के लिए भूमध्यसागरीय क्रूज बुक किया था। अभियोजकों ने एक नींद विशेषज्ञ से पूछा, डॉक्टर एडिनबर्ग स्लीप सेंटर के क्रिस इत्ज़िकोस्की थॉमस की जांच करने और एक सिद्धांत का मूल्यांकन करने के लिए कि वो बेहोश हो गया था जब उसने अपनी पत्नी को मार डाला। 2 अलग-अलग सत्रों में, एक इत्ज़िकोस्की की प्रयोगशाला में और दूसरा जेल के अंदर, शोधकर्ता ने थॉमस के शरीर पर सेंसर लगाए और सोते समय उनके मस्तिष्क की तरंगों, आँखों की गति, ठोड़ी और पैर की मांसपेशियों, नाक के वायु प्रवाह, श्वसन प्रयास और ऑक्सीजन के स्तर को मापा। थॉमस यह तर्क देने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने सोते समय अपराध किया था और इस प्रकार विस्तार से उनके काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। गलत काम करने वालों का एक लंबा इतिहास है यह तर्क देते हुए कि वे स्वचालितता के कारण दोषी नहीं हैं, क्योंकि स्लीपवॉकिंग और अन्य अचेतन व्यवहार ज्ञात हैं, और पिछले 1 दशक में जैसे जैसे आदतों और स्वतंत्र इच्छा के तंत्रिका विज्ञान की हमारी समझ अधिक परिष्कृत होती गई है, वैसे वैसे वे बचाव अधिक सम्मोहक हो गए हैं। समाज, जैसा कि हमारे न्यायालयों और निर्णायक मंडलों में शामिल है, इस बात से सहमत है कि कुछ आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे चुनाव करने की हमारी क्षमता पर हावी हो जाती हैं, और इस प्रकार हम जो करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। मैं स्लीपवॉकिंग एक सामान्य पहलू का एक अजीब परिणाम है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अधिकांश समय जब हमारे शरीर आराम के विभिन्न चरणों में और बाहर जाते हैं, तो हमारी सबसे आदिम न्यूरोलॉजिकल संरचना ब्रेन स्टेम हमारे अंगों और तंत्रिका तंत्र को पंगु बना देती है, जिससे हमारे दिमाग को हमारे शरीर को हिलाए बिना सपनों का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। आमतौर पर लोग बिना किसी समस्या के हर रात कई बार लकवा के अंदर और बाहर संक्रमण कर सकते हैं। तंत्रिका विज्ञान के भीतर इसे स्विच के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों के दिमाग में स्विचिंग एरर का अनुभव होता है। सोते समय वे अपूर्ण पक्षाघात में चले जाते हैं, और जब वे सपने देखते हैं या नींद के चरणों के बीच से गुजरते हैं तो उनके शरीर सक्रिय होते हैं। यह नींद में चलने का मूल कारण है और अधिकांश पीड़ितों के लिए यह एक कष्टप्रद लेकिन सौम्य समस्या है। उदाहरण के लिए कोई केक खाने का सपना देख सकता है और अगली सुबह रसोई में डोनट्स का एक तबाह बॉक्स मिल सकता है। कोई बाथरूम जाने का सपना देखेगा और बाद में हॉल में एक गीला स्थान खोजेगा। स्लीपवॉकर जटिल तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी आंखें खोल सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं और कार चला सकते हैं या खाना बना सकते हैं,
सभी अनिवार्य रूप से बेहोश होने पर, क्योंकि उनके मस्तिष्क के हिस्से देखने, चलने, ड्राइविंग और खाना पकाने तब काम कर सकता है जब वे मस्तिष्क के अधिक उन्नत क्षेत्रों जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से इनपुट के बिना सो रहे हों। स्लीपवॉकर्स को पानी उबालने और चाय बनाने के लिए जाना जाता है। एक मोटर बोट चलाता था। एक अन्य ने बिजली की आरी चालू की और बिस्तर पर वापस जाने से पहले लकड़ी के टुकड़े खाने लगे। लेकिन सामान्य तौर पर स्लीपवॉकर ऐसे काम नहीं करेंगे जो उनके लिए खतरनाक हो या अन्य। सोते हुए भी जोखिम से बचने की एक वृत्ति होती है। हालांकि जैसा कि वैज्ञानिकों ने स्लीपवॉकर्स के दिमाग की जांच की है, उन्होंने स्लीपवॉकिंग के बीच एक अंतर पाया है जिसमें लोग अपने बिस्तर छोड़ सकते हैं और अपने सपनों या अन्य हल्के आवेगों को पूरा करना शुरू कर सकते हैं, और कुछ स्लीप टेरर्स कहा जाता है। जब एक नींद का आतंक होता है तो लोगों के दिमाग के अंदर की गतिविधि जागते, अर्धचेतन या यहाँ तक नींद में चलने से काफी अलग होती है। नींद के भय के बीच में लोग भयानक चिंताओं की चपेट में लगते हैं, लेकिन शब्द के सामान्य अर्थों में सपने नहीं देख रहे हैं। सबसे आदिम न्यूरोलॉजिकल क्षेत्रों को छोड़कर उनका दिमाग बंद हो गया, जिसमें केंद्रीय पैटर्न जनरेटर के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क के ये क्षेत्र वही हैं जिनका अध्ययन डॉक्टर लैरी स्क्वायर और MIT के वैज्ञानिकों ने किया था, जिन्होंने आदत लूप की तंत्रिका तंत्र की खोज की थी। एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए वास्तव में नींद के आतंक का अनुभव करने वाला मस्तिष्क एक आदत के बाद मस्तिष्क के समान दिखता है। स्लीप टेरर की चपेट में आने वाले लोगों के व्यवहार आदतें हैं, हालांकि सबसे मौलिक प्रकार की हैं। स्लीप टेरर के दौरान काम पर सेंट्रल पैटर्न जनरेटर वे होते हैं जहां चलने, सांस लेने, तेज आवाज से झपकने या हमलावर से लड़ने जैसे व्यवहार पैटर्न आते हैं। हम आमतौर पर इन व्यवहारों के बारे में आदतों के रूप में नहीं सोचते हैं, लेकिन वे यही हैं। स्वचालित व्यवहार हमारे न्यूरोलॉजी में इतने अंतर्निहित हैं कि अध्ययनों से पता चलता है कि वे मस्तिष्क के उच्च क्षेत्रों से लगभग कोई इनपुट नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये आदतें, जब वे स्लीप टेरर्स के दौरान होती हैं, एक महत्वपूर्ण संबंध में भिन्न होती हैं, क्योंकि नींद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अन्य उच्च अनुभूति क्षेत्रों को निष्क्रिय कर देती है। जब नींद की आतंक की आदत शुरू हो जाती है, तो सचेत हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं होती है। यदि लड़ाई या उड़ान की आदत को नींद के आतंक से प्रेरित किया जाता है, तो कोई मौका नहीं है कि कोई तर्क या तर्क के माध्यम से इसे ओवरराइड कर सके। नींद के भय वाले लोग सामान्य अर्थों में सपने नहीं देख रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट महोवाल्ड ने कहा। आप और मुझे एक बुरे सपने से याद है जैसा कोई जटिल प्लॉट नहीं है। अगर उन्हें बाद में कुछ भी याद आता है, तो यह सिर्फ एक छवि या भावनाएं हैं। आसन कयामत, भयानक भय, स्वयं या किसी और की रक्षा करने की आवश्यकता। हालांकि वे भावनाएं वास्तव में शक्तिशाली हैं। वे उनमें से कुछ हैं सभी प्रकार के व्यवहारों के लिए सबसे बुनियादी संकेत जो हमने अपने पूरे जीवन में सीखे हैं। किसी खतरे का जवाब देकर भाग जाना या अपना बचाव करना एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास हर किसी ने बचपन से ही किया है। और जब वे भावनाएं होती हैं,
और उच्च मस्तिष्क के लिए चीजों को संदर्भ में रखने का कोई मौका नहीं होता है, तो हम उस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं जिस तरह से हमारी गहरी आदतें हमें बताती हैं। हम दौड़ते हैं या लड़ते हैं या जो भी व्यवहार पैटर्न हमारे दिमाग के लिए सबसे आसान है, उसका पालन करते हैं। जब कोई नींद के आतंक के बीच में धमकी या यौन उत्तेजना महसूस करना शुरू कर देता है, दो सबसे आम नींद आतंक अनुभव वे उन उत्तेजनाओं से जुड़ी आदतों का पालन करके प्रतिक्रिया करते हैं। स्लीप टेरर का अनुभव करने वाले लोग ऊंची छतों से कूद गए हैं क्योंकि उनका मानना कि वे हमलावरों से भाग रहे थे। उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला क्योंकि उनका मानना कि वे जंगली जानवरों से लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ बलात्कार किया है। यहाँ तक पीड़ितों ने उन्हें रोकने के लिए भीख मांगी, क्योंकि एक बार स्लीपरों की उत्तेजना शुरू होने के बाद उन्होंने आग्रह को संतुष्ट करने के लिए निहित आदत का पालन किया। स्लीपवॉकिंग कुछ विकल्प की अनुमति देता है। हमारे उच्च दिमाग द्वारा कुछ भागीदारी जो हमें छत के किनारे से दूर रहने के लिए कहती है। नींद के आतंक की चपेट में कोई व्यक्ति, हालांकि आदत लूप का अनुसरण करता है चाहे वो कहीं भी हो। कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि नींद का भय आनुवांशिक हो सकता है। दूसरों का कहना है कि पार्किंसंस जैसी बीमारियां उन्हें अधिक संभावना बनाती हैं। उनके कारणों को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कई लोगों के लिए नींद के भय में हिंसक आवेग शामिल हैं। नींद के भय से संबंधित हिंसा ऐसा प्रतीत होता है। 2009 में स्विस शोधकर्ताओं के एक समूह ने लिखा, एक ठोस भयावह छवि की प्रतिक्रिया हो जिसका व्यक्ति बाद में वर्णन कर सकता है। एक प्रकार की नींद की समस्या से पीड़ित लोगों में स्लीप पार्टनर्स के हमले का प्रयास 64% में होने की सूचना मिली है। मामलों 3% में चोटों के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों में हत्यारों का यह तर्क देने का एक इतिहास है कि नींद के भय ने उन्हें ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित किया जो उन्होंने कभी जानबूझकर नहीं किया होगा। उदाहरण के लिए, थॉमस की गिरफ्तारी से 4 साल पहले जूल्स लोव नाम के एक व्यक्ति को अपने 83 वर्षीय पिता की हत्या का दोषी नहीं पाया गया था। यह दावा करने के बाद कि हमला नींद के दौरान हुआ था। अभियोजकों ने तर्क दिया कि यह विश्वास करने के लिए चरम में दूर की कौड़ी थी कि लोव सो रहा था, जबकि उसने अपने पिता को 20 मिनट से अधिक समय तक मुक्का मारा, लात मारी और उसे 90 से अधिक चोटों के साथ छोड़ दिया। जूरी असहमत थी और उसे मुक्त कर दिया। सितंबर 2008 में 33 वर्षीय डोना शेरपर्ड सॉन्डर्स ने 30 सेकंड के लिए अपने चेहरे पर एक तकिया पकड़कर अपनी मां का लगभग दम घुट दिया। बाद में उसे यह तर्क देकर हत्या के प्रयास से बरी कर दिया गया कि उसने सोते समय काम किया था। 2009 में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक किशोर लड़की के साथ बलात्कार करना स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वो सो रहा था और बेहोश था, जबकि उसने खुद को नंगा किया, उसकी पैंट नीचे की और यौन संबंध बनाने लगा। जब वो उठा तो उसने रेप किया और माफी मांगी और पुलिस को फोन किया। मैंने अभी एक अपराध किया है, उसने आपातकालीन ऑपरेटर से कहा। मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि क्या हुआ। मैं उसके ऊपर उठा। उनका स्लीप टेरर से
पीड़ित होने का इतिहास था और उन्हें दोषी नहीं पाया गया था। पिछली शताब्दी में ऑटोमेटिज्म रक्षा का उपयोग करके 150 से अधिक हत्यारे और बलात्कारी सजा से बच गए हैं। समाज की ओर से कार्य कर रहे न्यायाधीशों और निर्णायक मंडलों ने कहा है कि चूंकि अपराधियों ने अपने अपराध करने का चुनाव नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर हिंसा में भाग नहीं लिया था, इसलिए उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। ब्रायन थॉमस के लिए यह एक ऐसी स्थिति की तरह लग रहा था जहां एक जानलेवा आवेग के बजाय एक नींद विकार गलती थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, उन्होंने एक अभियोजक से कहा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं नींद विशेषज्ञ डॉक्टर इत्ज़कोस्की ने थॉमस को अपनी प्रयोगशाला में देखने के बाद उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। थॉमस सो रहे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को मार डाला। उसने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया था। जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, अभियोजकों ने जूरी के सामने अपने सबूत पेश किए। उन्होंने जूरी सदस्यों को बताया कि थॉमस ने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया था। वो जानता था कि उसका स्लीपवॉकिंग का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दौरान सावधानी न बरतने के कारण उन्होंने उसे अपने अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जैसे जैसे तर्क आगे बढ़े, यह स्पष्ट हो गया कि अभियोजक एक कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। थॉमस के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल अपनी पत्नी को मारने के लिए नहीं था। वास्तव में वो उस रात अपने स्वयं के कार्यों के नियंत्रण में भी नहीं था। इसके बजाय वो एक कथित खतरे पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। वो लगभग हमारी प्रजाति जितनी पुरानी आदत का पालन कर रहा था, एक हमलावर से लड़ने और किसी प्रियजन की रक्षा करने की वृत्ति। एक बार जब उनके मस्तिष्क के सबसे आदिम हिस्सों को एक संकेत के संपर्क में लाया गया था, किसी ने उनकी पत्नी का गला घोंट दिया था। उनकी आदत पर काबू पा लिया गया था और वे वापस लड़े। उनके उच्च संज्ञान के हस्तक्षेप की कोई संभावना नहीं थी। वकील ने तर्क दिया कि थॉमस इंसान होने के अलावा और कुछ नहीं का दोषी था, और जिस तरह से उसकी न्यूरोलॉजी और सबसे आदिम आदतों ने प्रतिक्रिया दी, उसने उसे व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक अभियोजन पक्ष के स्वयं के गवाह भी बचाव पक्ष को मजबूत करते नजर आए। हालांकि थॉमस जानता था कि वो नींद में चलने में सक्षम है। अभियोजन पक्ष के अपने मनोचिकित्सकों ने कहा, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि यह अनुमान लगाया जा सके कि वो मार सकता है। इससे पहले उसने अपनी नींद में कभी किसी पर हमला नहीं किया था। उसने पहले कभी अपनी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। जब अभियोजन पक्ष के मुख्य मनोचिकित्सक ने स्टैंड लिया, तो थॉमस के वकील ने उसकी जिरह शुरू की। क्या यह उचित प्रतीत होता है कि थॉमस को एक ऐसे कार्य के लिए दोषी पाया जाना चाहिए जिसे वो नहीं जानता था कि यह होने वाला था? उसकी राय में डॉक्टर कैरोलिन जेकब ने कहा, थॉमस अपने अपराध का उचित अनुमान नहीं लगा सकता था, और अगर उसे दोषी ठहराया गया और ब्रॉडमूर अस्पताल में सजा सुनाई गई, जहां ब्रिटेन के कुछ सबसे खतरनाक और मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को रखा गया था, तो ठीक है, वो वहां से संबंधित नहीं है। अगली सुबह मुख्य अभियोजक ने जूरी को संबोधित किया। हत्या के समय प्रतिवादी सो रहा था और उसका शरीर क्या कर रहा था?
इस पर उसके दिमाग का कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब आपसे विशेष फैसले की मांग जारी रखने से जनहित की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हम कोई और सबूत नहीं देते हैं और आपको सीधे सीधे दोषी न होने वाले फैसले को वापस करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जूरी ने ऐसा किया। थॉमस के मुक्त होने से पहले न्यायाधीश ने उससे कहा, आप एक सभ्य व्यक्ति और एक समर्पित पति हैं। मुझे पूरी तरह से संदेह है कि आप अपराध की भावना महसूस कर रहे होंगे। कानून की नज़र में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको छुट्टी दे दी जाती है। यह एक उचित परिणाम की तरह लगता है। आखिरकार थॉमस स्पष्ट रूप से अपने अपराध से तबाह हो गया था। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रहा था जब उसने अभिनय किया। वो बस एक आदत का पालन कर रहा था और निर्णय लेने की उसकी क्षमता वास्तव में अक्षम थी। थॉमस सबसे सहानुभूतिपूर्ण हत्यारा है जिसकी कल्पना की जा सकती है। कोई व्यक्ति खुद शिकार होने के इतना करीब है कि जब मुकदमा समाप्त हो गया तो न्यायाधीश ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। फिर भी जुआरी एनजी बैचमैन के लिए उन्हीं में से कई बहाने बनाए जा सकते हैं। वो भी अपनी हरकतों से आहत थी। वो बाद में कहेगी कि वो अपराध बोध की गहरी भावना रखती है और जैसा कि यह पता चला है, वो भी गहरी अंतर्निहित आदतों का पालन कर रही थी जिससे निर्णय लेने में हस्तक्षेप करना मुश्किल हो गया। लेकिन कानून की नज़र में बच्चन अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं और थॉमस नहीं। क्या यह सही है कि बचमन एक जुआरी, थॉमस एक हत्यारे की तुलना में दोषी है? यह हमें आदत और पसंद की नैतिकता के बारे में क्या बताता है? 3. एनजी बच्चन के दिवालिया घोषित होने के 3 साल बाद उनके पिता का निधन हो गया। उसने पिछले आधा दशक अपने घर और अपने माता पिता के घर के बीच उड़ान भरने में बिताया क्योंकि वे तेजी से बीमार हो गए थे। उनकी मौत एक झटका थी। फिर 2 महीने बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। मेरी पूरी दुनिया बिखर गई, उसने कहा। मैं हर सुबह उठता था और एक पल के लिए भूल जाता था कि वे गुजर चुके थे, और फिर यह जल्दी में आ जाता था कि वे चले गए थे और मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी छाती पर खड़ा है। मैं और कुछ नहीं सोच सकता था। जब मैं बिस्तर से उठी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब उनकी वसीयत पढ़ी गई तो बच्चन को पता चला कि उन्हें लगभग $1 मिलियन विरासत में मिले हैं। उसने अपने परिवार को टेनेसी में एक नया घर खरीदने के लिए $2,75,000 का उपयोग किया, जहां उसके माता और पिता रहते थे, और अपनी बड़ी हुई बेटियों को पास ले जाने के लिए थोड़ा और खर्च किया ताकि हर कोई करीब हो। टेनेसी में कैसीनो जुआ कानूनी नहीं था और मैं खराब पैटर्न में वापस नहीं आना चाहता था, उसने मुझे बताया। मैं ऐसी किसी भी चीज से दूर रहना चाहता था जो मुझे नियंत्रण से बाहर होने की याद दिलाती हो। उसने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया और कैसीनो को अपना नया पता नहीं बताया। यह उस तरह से सुरक्षित महसूस हुआ। फिर एक रात अपने पति के साथ अपने पुराने गृहनगर से गुजरते हुए अपने पिछले घर से उनका आखिरी फर्नीचर उठाकर वो अपने माता पिता के बारे में सोचने लगी। वो उनके बिना कैसे प्रबंधन करेगी? वो एक बेहतर बेटी क्यों नहीं रही? वो हाइपरवेंटिलेट करने लगी।
ऐसा लगा जैसे पैनिक अटैक की शुरुआत हो। उसे जुआ खेले हुए कई साल हो गए थे, लेकिन उस पल में उसे लगा कि दर्द से अपने दिमाग को हटाने के लिए उसे कुछ खोजने की जरूरत है। उसने अपने पति की ओर देखा। वो हताश थी। यह एक बार की बात थी। चलो कैसीनो में चलते हैं, उसने कहा। जब वे अंदर गए तो प्रबंधकों में से एक ने उसे पहचान लिया जब वो नियमित थी और उन्हें खिलाड़ियों के लाउंज में आमंत्रित करती थी। उसने पूछा कि वो कैसी थी, और यह सब सामने आया। उसके माता पिता का गुजर जाना और उसे कितना मुश्किल लगा। वो हर समय कितनी थकी हुई थी। उसे कैसा लगा कि वो टूटने के कगार पर है। प्रबंधक एक अच्छा श्रोता था। अंत में वो जो कुछ सोच रही थी उसे कहना बहुत अच्छा लगा और कहा जाए कि ऐसा महसूस करना सामान्य था। फिर वो एक लाठी की मेज पर बैठ गई और 3 घंटे तक खेली। महीनों में पहली बार चिंता पृष्ठभूमि के शोर में फीकी पड़ गई। वो जानती थी कि यह कैसे करना है। वो खाली हो गई। उसे कुछ $1000 का नुकसान हुआ। हैराज एंटरटेनमेंट कैसीनो के स्वामित्व वाली कंपनी गेमिंग उद्योग के भीतर अपने ग्राहक ट्रैकिंग सिस्टम के परिष्कार के लिए जानी जाती थी। उस प्रणाली के मूल में कंप्यूटर प्रोग्राम थे जैसे लक्ष्य पर बनाए गए एंड्रू पोल भविष्य कहने वाला एल्गोरिदमा जो जुआरी की आदतों का अध्ययन करते थे और यह पता लगाने की कोशिश करते थे कि उन्हें अधिक खर्च करने के लिए कैसे राजी किया जाए। कंपनी ने खिलाड़ियों को अनुमानित आजीवन मूल्य और सॉफ्टवेयर निर्मित कैलेंडर सौंपे, जो अनुमान लगाते थे कि वे कितनी बार यात्रा करेंगे और वे कितना खर्च करेंगे। कंपनी ने ग्राहकों को लॉयल्टी कार्ड के माध्यम से ट्रैक किया और मुफ्त भोजन और नकद वाउचर के लिए कूपन मेल किए। टेलीमार्केटर्स ने घर पर लोगों को यह पूछने के लिए बुलाया कि वे कहाँ थे। कैसीनो कर्मचारियों को आगंतुकों को उनके जीवन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, इस उम्मीद में कि वे ऐसी जानकारी प्रकट कर सकते हैं जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि उन्हें कितना जुआ खेलना था। एक हाराह के कार्यकारी ने इस दृष्टिकोण को पावलोवियन मार्केटिंग कहा। कंपनी ने अपने तरीकों को सही करने के लिए हर साल हजारों परीक्षण चलाए। ग्राहक ट्रैकिंग ने कंपनी के मुनाफे में अरबों डॉलर की वृद्धि की थी, और यह इतना सटीक था कि वे एक जुआरी के खर्च को प्रतिशत और मिनट तक ट्रैक कर सकते थे। बेशक हर्राह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि बच्चन ने कुछ साल पहले दिवालिया घोषित कर दिया था और जुए के कर्ज में $20,000 से दूर चले गए थे। लेकिन कैसीनो प्रबंधक के साथ उसकी बातचीत के तुरंत बाद उसे मुफ्त लिमोज के प्रस्तावों के साथ फ़ोन कॉल आने लगे जो उसे मिसिसिपी के कैसीनो में ले जाएंगे। उन्होंने उसे और उसके पति को लेक ताहो ले जाने की पेशकश की, उन्हें एक सुइट में रखा और उन्हें एक ईगल संगीत कार्यक्रम के लिए टिकट दिया। मैंने कहा कि मेरी बेटी को आना है और वो चाहती है एक दोस्त लाने के लिए, बच्चन ने कहा। कोई बात नहीं, कंपनी ने जवाब दिया। सभी का हवाई किराया और कमरे मुफ्त थे। संगीत कार्यक्रम में वो आगे की पंक्ति में बैठी थी। थारा ने उसे घर की तारीफ के साथ खेलने के लिए $10,000 दिए। ऑफर आते रहे। हर हफ्ते एक और कैसीनो ने फोन किया, पूछा कि क्या उसे लिमो शो में प्रवेश, हवाई जहाज का टिकट चाहिए।
बच्चन ने पहले तो विरोध किया, लेकिन अंत में जब भी कोई निमंत्रण आया तो उसने हाँ कहना शुरू कर दिया। जब एक पारिवारिक मित्र ने उल्लेख किया कि वो लास वेगास में शादी करना चाहती है, तो बच्चन ने एक फ़ोन किया और अगले सप्ताहांत वे पलाज़ो में थे। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग यह भी जानते हैं कि यह मौजूद है, उसने मुझे बताया। मैंने फ़ोन किया है और इसके बारे में पूछा है, और ऑपरेटर ने कहा कि फ़ोन पर जानकारी देना बहुत विशिष्ट है। कमरा किसी चलचित्र की तरह था। इसमें 6 बेडरूम और प्रत्येक कमरे के लिए एक डेक और निजी हॉट टब था। मेरे पास एक बटलर था। जब वह कसीनो में जाती थी, तो जैसे ही वो अंदर जाती थी, उसकी जुए की आदतें लगभग खत्म हो जाती थीं। वो अक्सर घंटों तक खेलती रहती थी। पहले तो उसने छोटी शुरुआत की, केवल कैसीनो के पैसे का उपयोग करके। फिर संख्या बड़ी हो गई, और वो एटीएम से निकासी के साथ अपने चिप्स को फिर से भर देगी। उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई समस्या है। आखिरकार वो एक बार में $200 से $300 प्रति हाथ, 2 हाथों से खेल रही थी। कभी-कभी एक बार में 1 दर्जन घंटे के लिए। एक रात उसने $60,000 जीते। 2 बार वो $40,000 तक चली गई। एक बार वो अपने बैग में $1 लाख के साथ वेगास गई और कुछ भी नहीं के साथ घर आई। इसने वास्तव में उसकी जीवन शैली को नहीं बदला। उसका बैंक खाता अभी भी इतना बड़ा था कि उसे कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता था। इसलिए उसके माता-पिता ने उसे सबसे पहले विरासत में छोड़ दिया था, ताकि वो खुद का आनंद ले सके। वो धीमा करने की कोशिश करेगी, लेकिन कैसीनो की अपील अधिक आग्रहपूर्ण हो गई। एक मेजबान ने मुझसे कहा कि अगर मैं उस सप्ताहांत में नहीं आई तो उसे निकाल दिया जाएगा। उसने कहा, वे कहेंगे, हमने आपको इस संगीत कार्यक्रम में भेजा है और हमने आपको ये अच्छा कमरा दिया है, और आपने हाल ही में जुआ नहीं खेला है। ठीक है, उन्होंने मेरे लिए वे अच्छे काम किए। 2005 में उनके पति की दादी की मृत्यु हो गई और परिवार अंतिम संस्कार के लिए अपने पुराने गृहनगर वापस चला गया। वो अपना सिर साफ करने और अगले दिन सभी गतिविधियों के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए सेवा से एक रात पहले कैसीनो गई थी। 12 घंटे की अवधि में वो हार गई $2,50,000। उस समय यह लगभग ऐसा था जैसे नुकसान का पैमाना दर्ज नहीं किया गया हो। जब उसने इसके बारे में बाद में सोचा, $1/4 मिलियन चला गया, तो यह वास्तविक नहीं लगा। उसने पहले से ही अपने बारे में इतना झूठ बोला था कि उसकी शादी खुश थी जब वो और उसका पति कभी-कभी बिना बात किए ही चले जाते थे, कि उसके दोस्त करीब थे जब उसे पता था कि वे वेगास यात्राओं के लिए उपस्थित हुए थे, और जब यह खत्म हो गया था तो वे चले गए थे। कि वो एक अच्छी माँ थी जब उसने अपनी बेटियों को वही गलतियाँ करते हुए देखा जो उसने की थी, बहुत जल्दी गर्भवती हो रही थी। कि उसके माता-पिता अपने पैसे को इस तरह फेंके हुए देखकर प्रसन्न होते। ऐसा महसूस हुआ कि केवल 2 विकल्प थे, खुद से झूठ बोलना जारी रखें या स्वीकार करें कि उसने अपनी माँ और पिता द्वारा अर्जित की गई हर चीज़ का अपमान किया है। $2.25 उसने अपने पति को नहीं बताया। जब भी वो रात मेरे दिमाग में आती है, तो मैंने कुछ नया करने पर ध्यान केंद्रित किया, उसने कहा। जल्द ही
हालांकि नुकसान की अनदेखी करने के लिए बहुत बड़ा था। कुछ रातें उसके पति के सो जाने के बाद बच्चन बिस्तर से रेंगते थे, रसोई की मेज पर बैठते थे और आंकड़े लिखते थे, यह समझने की कोशिश करते थे कि कितना चला गया था। माँ बाप की मौत के बाद जो डिप्रेशन शुरू हुआ था वो और गहराता जा रहा था। वो हर समय बहुत थका हुआ महसूस करती थी और हाहा बुलाता रहा। यह हताशा तब शुरू होती है जब आपको एहसास होता है कि आपने कितना खो दिया है और फिर आपको लगता है कि आप रुक नहीं सकते क्योंकि आपको इसे वापस जीतना है, उसने कहा। कभी कभी मैं उछल कूद करने लगता था, जैसे मैं सीधे नहीं सोच सकता था, और मुझे पता था कि अगर मैंने नाटक किया कि मैं जल्द ही एक और यात्रा कर सकता हूँ तो यह मुझे शांत कर देगा। तब वे फोन करते थे और मैं हाँ कहता था क्योंकि यह देना इतना आसान था। मुझे सच में विश्वास था कि मैं इसे वापस जीत सकता हूँ। मैं पहले जीता था। यदि आप जीत नहीं सकते तो जुआ कानूनी नहीं होगा, है ना? मैं 2010 में रेजा हबीब नाम के एक संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञानी ने 22 लोगों को एमआरआई के अंदर लेटने और स्लॉट मशीन को इधर-उधर घूमते हुए देखने के लिए कहा। आधे प्रतिभागी पैथोलॉजिकल जुआरी थे, वे लोग जिन्होंने अपने जुआ खेलने के बारे में अपने परिवारों से झूठ बोला था। चूक गए जुआ खेलने के लिए काम करते हैं या कैसीनो में चेक बाउंस कर चुके हैं, जबकि अन्य आधे ऐसे लोग थे जो सामाजिक रूप से जुआ खेलते थे लेकिन किसी भी समस्याग्रस्त व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते थे। सभी को उनकी पीठ पर एक संकीर्ण ट्यूब के अंदर रखा गया था और कहा गया था कि वे एक वीडियो स्क्रीन पर भाग्यशाली 7S सेब और सोने की सलाखों के पहियों को देखें। स्लॉट मशीन को 3 परिणाम देने के लिए प्रोग्राम किया गया था, एक जीत, एक हार और एक निकट चूक। स्लॉट लगभग मेल खाते थे, लेकिन अंतिम क्षण में संरेखित करने में विफल रहे। प्रतिभागियों में से कोई भी पैसा नहीं जीता या हार गया। उन्हें बस स्क्रीन देखना था क्योंकि एमआरआई ने उनकी न्यूरोलॉजिकल गतिविधि को रिकॉर्ड कर लिया था। हबीब ने मुझे बताया, हम आदतों और व्यसनों में शामिल मस्तिष्क प्रणालियों को देखने में विशेष रूप से रुचि रखते थे। हमने जो पाया वो यह था कि न्यूरोलॉजिकल रूप से बोलते हुए पैथोलॉजिकल जुआरी जीतने के बारे में अधिक उत्साहित हो गए। जब प्रतीकों को पंक्तिबद्ध किया गया, भले ही उन्होंने वास्तव में कोई पैसा नहीं जीता, उनके दिमाग में भावना और इनाम से संबंधित क्षेत्र गैर रोग संबंधी जुआरी की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय थे। लेकिन जो वास्तव में दिलचस्प था वो निकट की चूक थी। पैथोलॉजिकल जुआरी के लिए निकट की चूक जीत की तरह लग रही थी। उनके दिमाग ने लगभग उसी तरह प्रतिक्रिया दी, लेकिन एक गैर रोग संबंधी जुआरी के लिए एक निकट चूक एक नुकसान की तरह थी। बिना जुए की समस्या वाले लोग यह पहचानने में बेहतर थे कि एक निकट चूक का मतलब है कि आप अभी भी हार गए हैं। 2 समूहों ने एक ही घटना को देखा, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से उन्होंने इसे अलग तरह से देखा। जुआ की समस्या वाले लोगों को नज़दीकी चूकों से मानसिक रूप से ऊंचा हो गया हबीब अनुमान लगाते हैं। शायद यही कारण है कि वे हर किसी की तुलना में इतने लंबे समय तक जुआ खेलते हैं, क्योंकि निकट चूक उन आदतों को ट्रिगर करती है जो उन्हें एक और शर्त लगाने के लिए प्रेरित करती हैं।
गैर समस्या वाले जुआरी। जब उन्होंने एक निकट चूक को देखा, तो उन्हें आशंका की एक खुराक मिली जिसने एक अलग आदत को जन्म दिया। एक जो कहता है कि मुझे इससे पहले छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि यह खराब हो जाए। यह स्पष्ट नहीं है कि समस्या जुआरी के दिमाग अलग हैं क्योंकि वे उस तरह से पैदा हुए हैं, या यदि स्लॉट मशीनों, ऑनलाइन पोकर और कैसीनो के निरंतर संपर्क में रहने से मस्तिष्क के कार्य करने का तरीका बदल सकता है। जो स्पष्ट है वो यह है कि वास्तविक न्यूरोलॉजिकल अंतर प्रभावित करते हैं कि पैथोलॉजिकल जुआरी कैसे सूचनाओं को संसाधित करते हैं, जो यह समझाने में मदद करता है कि एंजी बच्चन ने हर बार कैसीनो में जाने पर नियंत्रण क्यों खो दिया। गेमिंग कंपनियां इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि पिछले दशकों में स्लॉट मशीनों को निकट जीत की अधिक निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया गया है। तारांकन 3 जुआरी जो लगभग जीत के बाद सट्टेबाजी करते हैं, वे कैसीनो रेसट्रैक बनाते हैं, और राज्य लॉटरी इतनी लाभदायक नाम न छापने की शर्त पर मुझसे बात करने वाले एक राज्य लॉटरी सलाहकार ने कहा। लॉटरी में एक निकट चूक जोड़ना आग में जेट ईंधन डालने जैसा है। आप जानना चाहते हैं कि बिक्री में विस्फोट क्यों हुआ है? हर दूसरा स्क्रैच ऑफ टिकट आपको यह महसूस कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप लगभग जीत गए हैं। हबीब ने अपने प्रयोग में मस्तिष्क के जिन क्षेत्रों की छानबीन की, बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम वही क्षेत्र हैं जहां आदतें निवास करती हैं, साथ ही जहां स्लीप टेरर से संबंधित व्यवहार शुरू होते हैं। पिछले एक दशक में जब उस क्षेत्र को लक्षित करने वाले फार्मास्यूटिकल्स के नए वर्ग उभरे हैं, जैसे कि पार्किंसंस रोग के लिए दवाएं, हमने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि कुछ आदतें बाहरी उत्तेजना के प्रति कितनी संवेदनशील हो सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में क्लास एक्शन मुकदमे दवा निर्माताओं के खिलाफ दायर किए गए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फार्मास्यूटिकल्स के कारण मरीजों को शर्त लगाने, खाने, खरीदारी करने और आदतपाश में शामिल सेक्रेटरी को लक्षित करके हस्तमैथुन करें। 2008 में मिनेसोटा में एक संघीय जूरी ने एक मरीज को एक दवा कंपनी के खिलाफ मुकदमे में $8 और 20 सेंट मिलियन का पुरस्कार दिया, जब उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी दवा ने उसे $2,50,000 से अधिक का जुआ खेलने का कारण बना दिया था। इसी तरह के सैकड़ों मामले लंबित हैं। हबीब ने कहा, उन मामलों में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मरीजों का अपने जुनून पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी दवा की ओर इशारा कर सकते हैं जो उनके न्यूरोकेमिस्ट्री को प्रभावित करती है। लेकिन जब हम जुनूनी जुआरी लोगों के दिमाग को देखते हैं, तो वे बहुत समान दिखते हैं, सिवाय इसके कि वे इसे किसी दवा पर दोष नहीं दे सकते। वे शोधकर्ताओं को बताते हैं कि वे जुआ नहीं खेलना चाहते, लेकिन वे लालच का विरोध नहीं कर सकते। तो हम क्यों कहते हैं कि वे जुआरी अपने कार्यों के नियंत्रण में हैं और पार्किंसंस के रोगी नहीं हैं? मैं 18 मार्च 2006 को एंजी बैचमैन ने हर्रा के निमंत्रण पर एक कैसीनो के लिए उड़ान भरी। तब तक उनका बैंक खाता लगभग खाली हो चुका था। जब उसने यह गणना करने की कोशिश की कि उसने अपने जीवनकाल में कितना खोया है, तो उसने यह आंकड़ा लगभग $900,000 रखा।
उसने हाराह को बताया था कि वो लगभग टूट चुकी है, लेकिन फोन करने वाले ने फिर भी आने के लिए कहा। वे उसे 1 लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं ना नहीं कह सकता, जैसे जब भी वे मेरे सामने छोटे से छोटे प्रलोभन को टाल देते तो मेरा दिमाग बंद हो जाता। मुझे पता है कि यह एक बहाना लगता है, लेकिन उन्होंने हमेशा वादा किया था कि यह इस बार अलग होगा, और मुझे पता था कि मैं इसके खिलाफ कितना भी लड़ूं। मैं अंततः हार मानने वाला था। वो अपना आखिरी पैसा अपने साथ ले आई। उसने एक बार में $400 प्रति हाथ 2 हाथों से खेलना शुरू किया। अगर वो थोड़ा उठ सकती थी, तो उसने खुद से कहा, सिर्फ $1 लाख। वो छोड़ सकती है और अपने बच्चों को देने के लिए कुछ कर सकती है। उसका पति कुछ देर के लिए उसके पास गया, लेकिन आधी रात को वो सोने चला गया। दोपहर 2 बजे के आसपास वो जो पैसा लेकर आई थी वो चला गया था। एक हाराह के कर्मचारी ने उसे हस्ताक्षर करने के लिए एक वचन पत्र दिया। 6 बार उसने अधिक नकद के लिए हस्ताक्षर किए, कुल $1,25,000 के लिए। सुबह करीब 6 बजे उसने एक गर्म स्ट्रीक मारा और उसके ढेर चिप्स बढ़ने लगे। भीड़ जमा हो गई। उसने एक त्वरित मिलान किया। उसके द्वारा हस्ताक्षरित नोटों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन अगर वो स्मार्ट खेलती रही तो वो शीर्ष पर आ जाएगी और फिर अच्छे के लिए छोड़ देगी। उसने लगातार 5 बार जीत हासिल की। उसे आगे बढ़ने के लिए केवल $20,000 और जीतने की जरूरत थी। फिर डीलर ने 21 मारा। फिर उसने फिर मारा। कुछ हाथ बाद उसने तीसरी बार मारा। सुबह 10 बजे तक उसके सारे चिप्स जा चुके थे। उसने और क्रेडिट मांगा, लेकिन कैसीनो ने कहा नहीं। बच्चन टेबल से चकित होकर अपने कमरे में चले गए। ऐसा लगा जैसे फर्श हिल रहा हो। उसने दीवार के साथ एक हाथ पीछे किया ताकि अगर वो गिर जाए तो उसे पता चले कि किस तरफ झुकना है। जब वो कमरे में पहुंची तो उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। यह सब चला गया है। उसने उससे कहा, आप स्नान क्यों नहीं करते और बिस्तर पर नहीं जाते? उन्होंने कहा, ठीक है, आप पहले हार चुके हैं। यह सब चला गया है। उसने कहा, आपका क्या मतलब है? पैसा चला गया। उसने कहा, यह सब, कम से कम हमारे पास अभी भी घर है। उन्होंने कहा। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने महीनों पहले उनके घर पर क्रेडिट की एक लाइन ली थी और उसे जुआ खेला था। ब्रायन थॉमस ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एनजी बच्चन ने अपनी विरासत को बर्बाद कर दिया। क्या समाज को जिम्मेदारी सौंपने में कोई अंतर है? थॉमस के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल अपनी पत्नी की मौत के लिए दोषी नहीं था क्योंकि उसने अनजाने में काम किया था, स्वचालित रूप से। उसकी प्रतिक्रिया इस विश्वास से प्रेरित थी कि एक घुसपैठिया हमला कर रहा था। उसके वकील ने कहा, उसने कभी मारने का फैसला नहीं किया और इसलिए उसे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उसी तर्क से, बच्चन जैसा कि हम समस्या जुआरी के दिमाग पर रेजा हबीब के शोध से जानते हैं, भी शक्तिशाली लालच से प्रेरित थे। हो सकता है कि उसने पहले दिन एक चुनाव किया हो जब उसने कपड़े पहने और दोपहर एक कैसीनो में बिताने का फैसला किया, और शायद उसके बाद के हफ्तों या महीनों में। लेकिन वर्षों बाद,
जब तक वो एक ही रात में $2,50,000 खो रही थी, तब तक वो आग्रह से लड़ने के लिए इतनी बेताब थी कि वो एक ऐसे राज्य में चली गई जहां जुआ कानूनी नहीं था। वो अब सचेत निर्णय नहीं ले रही थी। हबीब ने कहा, ऐतिहासिक रूप से तंत्रिका विज्ञान में हमने कहा है कि मस्तिष्क क्षति वाले लोग अपनी कुछ स्वतंत्र इच्छा खो देते हैं। लेकिन जब एक पैथोलॉजिकल जुआरी कैसीनो देखता है तो यह बहुत समान लगता है। ऐसा लगता है कि वे बिना किसी विकल्प के अभिनय कर रहे हैं। थॉमस के वकील ने तर्क दिया, इस तरह से कि सभी का मानना कि उनके मुवक्किल ने एक भयानक गलती की थी और जीवन के लिए इसका अपराध ढूंढना होगा। हालांकि क्या यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चन उसी तरह महसूस करते हैं? उसने मुझसे कहा, मैंने जो किया है उसके लिए मैं बहुत दोषी महसूस करता हूँ, इसलिए शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सभी को निराश कर दिया है। मुझे पता है कि मैं कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। उसने कहा, थॉमस और बैचमैन के मामलों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। थॉमस ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की। उसने वही किया जो हमेशा से सबसे गंभीर अपराध रहा है। एनजी बच्चन ने पैसे गंवाए, केवल पीड़ित स्वयं, उसका परिवार और $27 बिलियन की एक कंपनी थी जिसने उसे $1,25,000 का ऋण दिया था। थॉमस को समाज ने मुक्त कर दिया था। बच्चन को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया गया था। बैचमैन के सब कुछ खोने के 10 महीने बाद हाराह ने अपने बैंक से इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने जिस वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए वो बाउंस हो गया और इसलिए हर्रा ने उस पर मुकदमा दायर किया, जिसमें बच्चन ने अपने कर्ज का भुगतान करने की मांग की और अतिरिक्त $3,75,000 दंड में एक नागरिक दंड, वास्तव में अपराध करने के लिए। उसने दावा किया कि उसका क्रेडिट, मुफ्त सूट और शराब का विस्तार करके हाराह ने किसी ऐसे व्यक्ति का शिकार किया था जिसे वे जानते थे कि उसकी आदतों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उनका मामला राज्य के सुप्रीम कोर्ट तक गया। बाखमन के वकील ने हत्यारे की ओर से थॉमस के वकील द्वारा दिए गए तर्कों को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वो हर्रा के सामने रखे गए प्रलोभनों पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया कर रही थी। एक बार जब प्रस्ताव आने लगे तो उन्होंने तर्क दिया। एक बार जब वो कैसीनो में चली गईं तो उनकी आदतें हावी हो गईं और उनके लिए अपने व्यवहार को नियंत्रित करना असंभव था। समाज की ओर से कार्य करने वाले न्यायाधीशों ने कहा कि बच्चन गलत थे। अदालत ने लिखा, एक कैसीनो ऑपरेटर को जुआरी को लुभाने या संपर्क करने के प्रयास से बचने के लिए बाध्य करने के लिए कोई सामान्य कानून कर्तव्य नहीं है जिसे वो जानता है या पता होना चाहिए कि बाध्यकारी जुआरी हैं। राज्य में एक स्वैच्छिक बहिष्करण कार्यक्रम था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने नाम को एक सूची में रखने के लिए कह सकता था, जिसके लिए कैसीनो को उन्हें खेलने से रोकना आवश्यक था। और स्वैच्छिक बहिष्करण कार्यक्रम का अस्तित्व विधायिका को पैथोलॉजिकल जुआरी लेने का सुझाव देता है। बाध्यकारी जुआ को रोकने और खुद को बचाने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी। न्यायमूर्ति रॉबर्ट रूकर ने लिखा, शायद थॉमस और बच्चन के परिणामों में अंतर उचित है। आखिरकार
एक गृहिणी की तुलना में एक तबाह विधुर के साथ सहानुभूति करना आसान है जिसने सब कुछ फेंक दिया। हालांकि यह आसान क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि शोक संतप्त पति एक शिकार है, जबकि दिवालिया जुआरी ने उसे सिर्फ रेगिस्तान दिया है? कुछ आदतों को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें नियंत्रित करना इतना आसान होना चाहिए, जबकि अन्य पहुंच से बाहर लगती हैं? अधिक महत्वपूर्ण, क्या पहली जगह में भेद करना सही है? कुछ विचारक, अरस्तु ने निकोमेचिन एथिक्स में लिखा, इसे पकड़ो, यह स्वभाव से है कि लोग अच्छे बनते हैं। अन्य लोग आदत से और अन्य लोग शिक्षा से अच्छे बनते हैं। अरस्तु के लिए आदतों ने सर्वोच्च शासन किया। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे होने वाले व्यवहार हमारे सच्चे स्वयं के प्रमाण हैं। अतः जिस प्रकार भूमि के टुकड़े को बीज को पोषित करने के लिए पहले से तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार शिष्य के मन को अपनी आदतों में तैयार करना पड़ता है यदि उसे सही चीजों का आनंद लेना है और नापसंद करना है। आदतें उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती हैं। जैसा कि मैंने इस पूरी किताब में प्रदर्शित करने की कोशिश की है, आदतें, यहाँ तक एक बार हमारे दिमाग में जड़ें जमा लेने के बाद भी भाग्य नहीं हैं। हम अपनी आदतों को चुन सकते हैं, एक बार जब हम जानते हैं कि कैसे। आदतों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं। भूलने की बीमारी का अध्ययन करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट और कंपनियों के रीमेक बनाने वाले संगठनात्मक विशेषज्ञों से उनमें से किसी को भी बदला जा सकता है, यदि आप समझते हैं कि वे कैसे कार्य करते हैं। सैकड़ों आदतें हमारे दिनों को प्रभावित करती हैं। वे मार्गदर्शन करती हैं कि हम सुबह कैसे कपड़े पहनते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं और रात में सो जाते हैं। वे प्रभावित करते हैं कि हम दोपहर के भोजन के लिए क्या खाते हैं, हम कैसे व्यापार करते हैं, और क्या हम व्यायाम करते हैं या काम के बाद बियर पीते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक अलग संकेत है और एक अनूठा इनाम प्रदान करता है। कुछ सरल हैं और अन्य जटिल हैं, जो भावनात्मक ट्रिगर्स पर आधारित हैं और सूक्ष्म न्यूरोकेमिकल पुरस्कार प्रदान करते हैं। लेकिन हर आदत, चाहे उसकी जटिलता कुछ भी हो, निंदनीय है। सबसे अधिक आदी शराबी शांत हो सकते हैं। सबसे बेकार कंपनियां खुद को बदल सकती हैं। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट एक सफल प्रबंधक बन सकता है। हालांकि एक आदत को संशोधित करने के लिए आपको इसे बदलने का निर्णय लेना होगा। आपको आदतों की दिनचर्या को संचालित करने वाले संकेतों और पुरस्कारों की पहचान करने की कड़ी मेहनत को सचेत रूप से स्वीकार करना चाहिए और विकल्प खोजना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास नियंत्रण है और इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त आत्म जागरूक होना चाहिए, और इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय एक अलग पहलू को दर्शाने के लिए समर्पित है कि यह नियंत्रण वास्तविक क्यों है। हालांकि एनजी बैचमैन और ब्रायन थॉमस दोनों ने एक ही दावे पर बदलाव किए कि उन्होंने आदत से काम किया, कि उनके कार्यों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि वे व्यवहार स्वचालित रूप से सामने आए थे। यह उचित लगता है कि उन्हें अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सिर्फ इतना है कि एनजी बैचमैन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और ब्रायन थॉमस को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि थॉमस को कभी नहीं पता था कि उन्हें मारने के लिए प्रेरित करने वाले पैटर्न पहले स्थान पर मौजूद थे, बहुत कम कि वो उन्हें महारत हासिल कर सकता है। दूसरी ओर,
बच्चन अपनी आदतों से वाकिफ थे, और एक बार जब आप जान जाते हैं कि एक आदत मौजूद है, तो इसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उसने थोड़ा और प्रयास किया होता, तो शायद वो उन पर लगाम लगा सकती थी। दूसरों ने ऐसा किया है, यहाँ तक कि अधिक प्रलोभनों का सामना करते हुए भी। यही, कुछ मायनों में, इस पुस्तक का सार है। शायद एक नींद में चलने वाला हत्यारा यह तर्क दे सकता है कि वो अपनी आदत से अवगत नहीं था, और इसलिए वो अपने अपराध की जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन लगभग सभी अन्य पैटर्न जो ज्यादातर लोगों के जीवन में मौजूद होते हैं, हम कैसे खाते हैं और सोते हैं और अपने बच्चों से बात करते हैं। हम बिना सोचे समझे अपना समय, ध्यान और पैसा कैसे खर्च करते हैं, ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम जानते हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आदतें बदल सकती हैं, तो आपके पास उन्हें रीमेक करने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आदतों को फिर से बनाया जा सकता है, तो आदत की शक्ति को समझना आसान हो जाता है, और काम करने के लिए एकमात्र विकल्प बचा है। हमारा सारा जीवन, विलियम जेम्स ने हमें प्रस्तावना में बताया, जहाँ तक इसका निश्चित रूप है, लेकिन यह आदतों का एक समूह है, व्यवहारिक, भावनात्मक और बौद्धिक, व्यवस्थित रूप से हमारे सुख या दुख के लिए व्यवस्थित है, और हमें अप्रतिरोध्य रूप से प्रभावित करता है। हमारी नियति, बाद की जो भी हो। जेम्स, जिनकी मृत्यु 1910 में हुई थी, एक संपन्न परिवार से थे। उनके पिता एक धनी और प्रमुख धर्मशास्त्री थे। उनके भाई, हेनरी, एक शानदार, सफल लेखक थे, जिनके उपन्यासों का अध्ययन आज भी किया जाता है। विलियम, अपने 30वें दशक में, परिवार में अपूर्ण था। वो एक बच्चे के रूप में बीमार था। वो एक चित्रकार बनना चाहता था, और फिर मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। फिर अमेज़न नदी के एक अभियान में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। फिर उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ भी अच्छा नहीं होने के लिए खुद को ताना मारा। क्या अधिक है? वो निश्चित नहीं था कि क्या वो बेहतर हो सकता है। मेडिकल स्कूल में, वो पागलों के लिए एक अस्पताल गया था और उसने एक आदमी को खुद को दीवार से टकराते देखा था। चिकित्सक ने बताया कि रोगी मतिभ्रम से पीड़ित था। जेम्स ने यह नहीं कहा कि वो अक्सर ऐसा महसूस करता था कि वो अपने साथी चिकित्सकों की तुलना में रोगियों के साथ अधिक साझा करता है। 1870 में जब वो 28 साल का था, तब जेम्स ने अपनी डायरी में लिखा था, आज मैं लगभग छुआ हुआ हूँ और स्पष्ट रूप से महसूस करता हूँ कि मुझे खुली आंखों से चुनाव का सामना करना होगा। क्या मैं स्पष्ट रूप से नैतिक व्यवसाय को पानी में फेंक दूँ, जैसा कि मेरी जन्मजात योग्यता के लिए अनुपयुक्त है? क्या आत्महत्या, दूसरे शब्दों में, एक बेहतर विकल्प है? 2 महीने बाद, जेम्स ने एक निर्णय लिया। कुछ भी जल्दबाजी करने से पहले, वो 1 साल का प्रयोग करते थे। वो यह मानते हुए 12 महीने बिताता था कि उसका खुद पर और अपने भाग्य पर नियंत्रण है, कि वो बेहतर बन सकता है, कि उसके पास बदलने की स्वतंत्र इच्छा है। कोई सबूत नहीं था कि यह सच था, लेकिन वो खुद को यह मानने के लिए स्वतंत्र होगा कि इसके विपरीत सभी सबूत कि परिवर्तन संभव था। मुझे लगता है कि कल मेरे जीवन में एक संकट था, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, बदलने की उनकी क्षमता के बारे में।
मैं वर्तमान के लिए अगले साल तक मान लूंगा कि यह कोई भ्रम नहीं है। स्वतंत्र इच्छा का मेरा पहला कार्य स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करना होगा। अगले वर्ष उन्होंने हर दिन अभ्यास किया। अपनी डायरी में उन्होंने ऐसे लिखा जैसे खुद पर और अपनी पसंद पर उनका नियंत्रण कभी सवालों के घेरे में नहीं था। उसका विवाह हो गया। उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर के साथ समय बिताना शुरू किया, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जो लाक्षणिकता के अध्ययन में अग्रणी थे। एक चर्चा समूह में उन्होंने मेटाफिजिकल क्लब कहा। अपनी डायरी प्रविष्टि लिखने के 2 साल बाद जेम्स ने दार्शनिक चार्ल्स रेनोवियर को एक पत्र भेजा, जिन्होंने स्वतंत्र इच्छा पर विस्तार से व्याख्या की थी। जेम्स ने लिखा, मुझे आपको प्रशंसा और कृतज्ञता के बारे में बताने का यह अवसर नहीं खोना चाहिए, जो आपके निबंध को पढ़कर मुझ में उत्साहित हो गया है। आपके लिए धन्यवाद। मेरे पास पहली बार स्वतंत्रता की एक समझदार और उचित अवधारणा है। मैं कह सकता हूँ कि उस दर्शन के माध्यम से मैं नैतिक जीवन के पुनर्जन्म का अनुभव करना शुरू कर रहा हूँ, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, श्रीमान, कि यह कोई छोटी बात नहीं है। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध रूप से लिखा कि परिवर्तन में विश्वास पैदा करने में विश्वास करने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, और उस विश्वास को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक आदत थी। उन्होंने कहा, आदतें हमें पहली बार मुश्किल से किसी काम को करने की अनुमति देती हैं, लेकिन जल्द ही इसे अधिक से अधिक आसानी से करें, और अंत में पर्याप्त अभ्यास के साथ इसे अर्धयांत्रिक रूप से करें, या शायद ही किसी भी चेतना के साथ करें। एक बार जब हम चुन लेते हैं कि हम कौन बनना चाहते हैं, तो लोग जिस तरह से बढ़ते हैं, जिस तरह उनका प्रयोग किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे कागज की एक शीट या कोट एक बार क्रीज या फोल्ड करने के बाद हमेशा के लिए उसी समान फोल्ड में गिर जाता है। यदि आप मानते हैं कि आप बदल सकते हैं, यदि आप इसे एक आदत बना लेते हैं, तो परिवर्तन वास्तविक हो जाता है। ये आदत की वास्तविक शक्ति है। ये अंतर्दृष्टि की आपकी आदतें वही हैं जो आप उन्हें चुनते हैं। एक बार जब वो चुनाव हो जाता है और स्वचालित हो जाता है, यह न केवल वास्तविक है, यह अपरिहार्य लगने लगता है। यह बात, जैसा कि जेम्स ने लिखा है, जो हमें अपने भाग्य की ओर अथक रूप से ले जाती है। जो कुछ भी हो, जिस तरह से हम आदतन अपने आसपास के बारे में सोचते हैं और खुद उस दुनिया का निर्माण करते हैं जिसमें हम में से प्रत्येक निवास करता है। ये 2 युवा मछलियां तैर रही हैं और वे दूसरी तरफ तैरती हुई एक बड़ी मछली से मिलती हैं, जो उन पर सिर हिलाती है और कहती है, सुबह लड़कों, पानी कैसा है। लेखक डेविड फोस्टर वालेस ने 2005 में स्नातक कॉलेज के छात्रों की एक कक्षा को बताया, पानी है, पानी आदतें हैं। बिना सोचे समझे विकल्प और अदृश्य निर्णय जो हमें हर दिन घेरते हैं, और जो उन्हें देखते ही फिर से दिखाई देने लगते हैं। अपने पूरे जीवन में विलियम जेम्स ने आदतों और खुशी और सफलता बनाने में उनकी केंद्रीय भूमिका के बारे में लिखा। उन्होंने अंततः अपनी उत्कृष्ट कृति द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में एक पूरा अध्याय इस विषय पर समर्पित किया। पानी
उन्होंने कहा, एक आदत कैसे काम करती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त सादृश्य है पानी अपने लिए एक चैनल खोखला कर देता है, जो चौड़ा और गहरा होता जाता है, और बहना बंद हो जाने के बाद यह फिर से शुरू हो जाता है। जब यह फिर से बहता है, पहले से ही अपने आप में खोजा गया मार्ग, अब आप जानते हैं कि उस पथ को पुनर्निर्देशित कैसे किया जाता है। अब तुम्हारे पास तैरने की शक्ति है।